हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स में आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रगतिवादी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रगतिवादी आंदोलन थियोडर रूजवेल्ट के राष्ट्रपति काल में आरंभ हुआ। इसने अनेक अमेरिकियों को प्रभावित किया। नेताओं ने राज्यों और नगरों की राजनीति में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में अधिक से अधिक भाग देना तथा सरकार को लोक कल्याणकारी होने के लिए अधिक शक्तिशाली, दक्ष और क्रियाशील करना था। प्रगतिवादियों ने सुधार कार्यक्रम को अपनाया। इसमें देश के सभी भागों के स्त्री पुरुष, विशेषकर उत्तर पूर्व और मध्य पश्चिमी के लोग शामिल थे। इस आंदोलन की शुरुआत नगरों से हुई। यहाँ सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार पर ध्यान दिया गया। प्रगतिवादी नेताओं में कॉलेज में शिक्षा प्राप्त पेशेवर लोग, छोटे छोटे व्यवसायी तथा देसी प्रोटेस्टेंट शामिल थे। सुधारकों ने दो बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया। वह भ्रष्टाचार की वजह से दुखी थे। सरकार धनिक वर्ग को सभी स्तरों पर विशेष सुविधा प्रदान कर रही थी। वे इन लोगों तथा नेताओं की सत्ता का अंत करना और जनता को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। उनकी यह भी इच्छा थी कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें जनसाधारण का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत थियोडर रूजवेल्ट के राष्ट्रपति काल में हुई और इसने बड़ी संख्या में अमेरिकी लोगों को अपनी ओर प्रभावित किया। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आम जनता को प्रशासन में अधिक से अधिक भाग देना और साथ ही सरकार को लोक कल्याणकारी बनाना। इसलिए प्रगतिवादी आंदोलनकारियों ने सुधार कार्यक्रम को अपनाया और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो नगरों से हुई। नगरों में न्याय और प्रशासनिक सुधार पर ध्यान दिया जाने लगा और इसमें जो इस आंदोलन के जो नेता थे वो पेशेवर लोग, छोटे छोटे व्यवसायी तथा देसी प्रोटेस्टेंट जो थे इसमें शामिल थे। इन आंदोलनकारियों ने दो वजह से जो है इस आंदोलन की शुरुआत की। पहला कि वो भ्रष्टाचार से काफ़ी दुखी थे, तो वहीं जो सरकार थी वो धनिक वर्ग को विशेष सुविधा और विशेषाधिकार प्रदान कर रही थी। इसीलिए ये आंदोलनकारी उन धनिक वर्ग और उन नेताओं की सत्ता का अंत करना चाहते थे और जो आम जनता थे उनको स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जिससे आम जनता का कल्याण हो सके। यह लोग व्यापारिक संघों पर सरकार का नियंत्रण चाहते थे और सरकार से ऐसे कानूनों के निर्माण की आशा करते थे जिनसे शोषित वर्गों को संरक्षण मिल सके। प्रगतिवादी नेता लोकतंत्रात्मक शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा जैसे अमेरिकी आदर्शों को मान्यता देते थे, लेकिन उनका कहना था कि नए औद्योगिक युग में इन आदर्शों की रक्षा के लिए नई राजनीतिक पद्धतियों की आवश्यकता है। डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन दल के नेता दोनों ही सुधार के पक्ष में थे। तो दोस्तों, ये लोग चाहते थे कि सरकार व्यापारिक संघों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे और ऐसे कानूनों को लागू करे जिनसे शोषित वर्गों को संरक्षण मिल सके। और साथ ही अमेरिका अब आधुनिक युग में प्रवेश कर रहा था, इसीलिए ये लोग चाहते थे कि अब नई राजनीतिक पद्धतियों को लागू किया जाए और इस विषय में कार्य करने के लिए दोनों दल जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही इसके लिए सहमत थे। अनेक प्रगतिवादी पत्रकारों की रचनाओं से प्रभावित थे। पत्रकार उद्योगपतियों और सरकार की नीतियों के कट्टर आलोचक थे। 1902 से वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। 1906 में वे काफ़ी लोकप्रिय हो गए। इसमें प्रमुख पत्रकार लिंकन स्टेफेंस था। इसने नगर शासन के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। उस समय के अखबारों में समकालीन घटनाओं पर प्रकाश डाला जाने लगा। इनमें अधिकांश भ्रष्टाचार, कुशासन, शोषण आदि के बारे में पर्दाफाश कर रहे थे। इन अखबारों के अतिरिक्त कुछ पुस्तकें भी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही थी। उदाहरण स्वरूप 1906 में सिनक्लेयर की पुस्तक जंगल प्रकाशित हुई जिसमें मांस उद्योग का पर्दाफाश किया गया। तो दोस्तों, ये जो आंदोलनकारी थे ये पत्रकारों की रचना से काफ़ी प्रभावित थे क्योंकि ये पत्रकार उद्योगपतियों और सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। इस वजह से ये उस समय काफ़ी मशहूर हो गए थे और ये साथ ही साथ सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते थे और जो समकालीन घटनाएं होती थी उस समय में उसको ये प्रकाशित करते थे और लोगों को इसके बारे में बताते थे।
और केवल अखबार ही नहीं, कुछ पुस्तकें भी थीं जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। प्रगतिवादी आंदोलन ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की। इन्होंने नगरों की राजनीति में सुशासन, नगर आयोजन, गंदी बस्तियों की सफाई, स्कूलों, पार्कों, खेल के मैदानों तथा अन्य सुधार कार्यों पर अधिक खर्च के लिए संघर्ष किया। इंग्लैंड से एक मुक्ति सेना अमेरिका आई। 1900 तक इसमें 3000 अधिकारी और 20,000 स्वयंसेवक थे। ये नगरों में रहने वाले नीचे तबके के लोगों की सहायता करते थे तथा उन्हें धार्मिक शिक्षा देते थे। पादरी, पुरोहित आदि भी यह काम गंदी बस्तियों में कर रहे थे। वे सबके सब दलित लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कार्य कर रहे थे। अनेक अमेरिकी प्रोटेस्टेंट सामाजिक आर्थिक सुधार चाहते थे। तो दोस्तों, इन आंदोलनकारियों ने राजनीति में सुशासन, नगर आयोजन, गंदी बस्तियों की सफाई, स्कूलों, पार्कों, खेलों के मैदानों तथा अन्य सुधार कार्य के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए और इसके खिलाफ संघर्ष भी किया। और इंग्लैंड से एक मुक्ति सेना आई जिसने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने नीचे तबके के लोगों को सहायता दी और उनको धार्मिक शिक्षा प्रदान की। और साथ ही साथ कुछ पादरी और पुरोहित वर्ग थे जो गंदी बस्तियों में जाकर ये कार्य कर रहे थे। इस तरह ये लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठा रहे थे और सामाजिक आर्थिक सुधार कर रहे थे। क्वींसलैंड का टॉम जॉनसन सबसे प्रसिद्ध नगर सुधारक था। वह 1901 से 1907 तक क्वींसलैंड का मेयर रहा था। उसके नेतृत्व में क्वींसलैंड अमेरिका का सबसे ज़्यादा सुशासन नगर माना जाने लगा। मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय महिलाएं भी सुधार चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अनेक क्लबों की स्थापना की। 1898 में महिलाओं के क्लब दी जनरल फेडरेशन ऑफ वुमेन क्लब के सदस्यों की संख्या 50,000 थी, जो 1914 तक 10 लाख हो गई। महिलाएं गुप्त मतदान और अपने लिए समानता का अधिकार चाहती थी। तो दोस्तों, टॉम जॉनसन जो कि क्वींसलैंड का मेयर था, इसके नेतृत्व में क्वींसलैंड सबसे ज़्यादा सुशासन नगर माना जाने लगा, जिसकी वजह से टॉम जॉनसन सबसे प्रसिद्ध नगर सुधारक बन गया। और दोस्तों, उस समय मध्य वर्ग की महिलाएं और उच्च वर्ग की महिलाएं भी सुधार चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कई क्लबों की स्थापना की और महिला गुप्त मतदान और अपने समानता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। राज्य स्तर के सभी सुधारकों ने निर्वाचकों को अधिक शक्तियां प्रदान की, जिससे वे शासन पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। सबसे महत्वपूर्ण सुधार संविधान का 17वां संशोधन था, जिसके द्वारा सीनेटर सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होने लगा। पश्चिम में लोकतंत्र के अधिक विस्तार की मांग की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अंग थे उपक्रम, जनमत संग्रह और प्रत्याहन। उपक्रम द्वारा राज्य के 5% नागरिक विधानमंडल को किसी विधि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जनमत संग्रह द्वारा किसी भी विधि प्रस्ताव पर सीधे जनता की राय ली जा सकती थी। प्रत्याहन द्वारा जनता की मांग होने पर निर्वाचित पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता था, लेकिन यह प्रयत्न सुधारकों के लिए निराशाजनक रहे। तो दोस्तों, राज्य स्तर पर सभी निर्वाचकों को शक्तियां प्रदान की गई थी, जिससे कि वह शासन पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। और इस समय पश्चिम के लोकतंत्र में विस्तार की मांग की जाने लगी, जिसमें कुछ प्रमुख कार्य थे, जैसे उपक्रम, जनमत संग्रह और प्रत्याहन। उपक्रम में यह था कि 5% नागरिक विधानमंडल को किसी विधि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जनमत में संग्रह द्वारा किसी भी विधि प्रस्ताव पर सीधे जनता की राय ली जा सकती थी। तो वहीं प्रत्याहन में जनता की मांग होने पर निर्वाचित पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता था। लेकिन ये सुधार कार्यक्रम उतना सफल नहीं रहा और सुधारकों को इससे निराशा ही हुई। प्रगतिवादी अनेक नगर सरकार पर नियंत्रण डालना चाहते थे। वह वैज्ञानिक ढंग पर इसका पुनर्गठन चाहते थे, जिससे यह सामाजिक आर्थिक सुधार में सहायक सिद्ध हो सके। किंतु नगर शासन के मालिक ऐसा नहीं चाहते थे, जिसमें मधुशाला, वैश्यालय तथा अन्य व्यवसाय भी शामिल थे। इनको इस व्यवसाय से काफ़ी लाभ हो रहा था। इसी समय टेक्सास के गालवेस्टन की नगर पालिका अपने कुशासन और कुप्रबंध के कारण टूट गई। वहाँ के नागरिकों ने इसकी जगह 5 सदस्यों के एक आयोग का गठन किया। तो दोस्तों, प्रगतिवादी अपने नगर सरकार पर नियंत्रण रखना चाहते थे और वह चाहते थे कि वैज्ञानिक ढंग से इसका पुनर्गठन हो, ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके। किंतु जो शासन के मालिक होते थे नगर शासन के, जिनमें मधुशाला, वैश्यालय तथा अन्य व्यवसायी शामिल थे, वह ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इनसे उनको काफ़ी लाभ मिल रहा था।
लेकिन इसी समय टेक्सास के गलवेस्टन की नगर पालिका अपने कुप्रबंध और कुशासन के कारण ढह गई और वहीं उसके नागरिकों ने इसकी जगह 5 सदस्यों के एक आयोग का गठन किया। 1908 तक इस आयोग ने नगर शासन का सुप्रबंध किया। अन्य नगरों में भी इसका अनुकरण किया। नगर शासन का प्रबंधक एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ होने लगा जो आयोग व परिषद के सामने उत्तरदायी था। नगरों की पुरानी व नई शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रगतिवादियों ने नगर पालिका स्तर पर आर्थिक विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया, मताधिकार की बिक्री तथा भाड़े की ऊंची दर कम करने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस आयोग ने नगर के शासन को फिर से सुप्रबंध किया और जो अन्य नगर थे उसने इसका अनुकरण किया और नगर के शासन को ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया जो आयोग और परिषद के प्रति उत्तरदायी था। अब प्रगतिवादियों ने नगर पालिका स्तर पर जो आर्थिक विशेषाधिकार थे उसका विरोध करना चालू कर दिया। उन्होंने मताधिकार की बिक्री तथा भाड़े की ऊंची दर कम करने के लिए संघर्ष भी किया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों की शक्तियों में कमी करने के लिए अधिकांश राज्यों ने रेल मार्गों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उपक्रमों की दरों तथा प्रथाओं का नियमन करने के लिए आयोग की स्थापना की। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों तथा सिविल सर्विस नियमों के कारण सरकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी में कमी हो गई। कई राज्यों ने वेतनभोगी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए। 1920 तक कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पास किया गया। कई राज्यों ने मजदूरों के काम के घंटों को तय करने के लिए भी कानून का निर्माण किया। महिलाओं के लिए न्यूनतम वेतन भी तय किए गए। खदान या अन्य उद्योग में काम करने वाले पुरुषों के काम के घंटे भी निश्चित किए गए। लगभग 1/3 राज्यों ने औरतों और बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की। 1911 और 1913 ईस्वी के बीच 20 राज्यों में मातृ कल्याण के लिए कानून बनाए गए। इसके द्वारा विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए पेंशन देने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, अब अन्य क्षेत्रों में भी नियंत्रण रखने के लिए आयोगों की स्थापना की जाने लगी और साथ ही साथ महिलाओं, मजदूरों, बच्चों इन सब के लिए भी इन सब की सुरक्षा के लिए नए नए कानून बनाए जाने लगे जो निम्नलिखित है। और साथ ही साथ कुछ शासन के कर्मचारी थे जो रिश्वतखोरी लेते थे, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून तथा सिविल सर्विस नियमों का लागू किया गया ताकि भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। सुधार आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य मद्य निषेध था। 19वीं सदी के शुरू में मद्य निषेध आंदोलन को कुछ सफलता मिली थी। गृह युद्ध के दौरान तथा इसके बाद इस अभियान की गति धीमी पड़ गई। 1889 में वुमेन क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन की नींव पड़ी। 1895 में एंटी सैलून लीग बनी। इन दोनों संगठनों ने मद्य निषेध कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 1916 तक 19 राज्यों में पूर्ण मद्य निषेध लागू हो गया। शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। 1917 में कांग्रेस ने मद्य निषेध के संबंध में 18वां संशोधन पास किया। इस संशोधन ने शराबों का निर्माण, विक्रय और यातायात, उनके बाहर से आयात या निर्यात को निषिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, प्रगतिवादियों का एक और महत्वपूर्ण सुधार मद्य का निषेध यानी कि शराब का निषेध करना था, जिसके लिए पहले से ही संघर्ष चला आ रहा था, लेकिन वो गृह युद्ध के कारण उसकी गति धीमी पड़ गई थी। लेकिन 1889 और 1895 में 2 संगठन बने, वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन और दूसरा एंटी सैलून लीग। इन दोनों संगठनों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, इसके खिलाफ कार्यक्रम किए, जिसके चलते 1916 तक 19 राज्यों में इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। और कांग्रेस ने भी 1917 में मद्य निषेध के संबंध में 18वां संशोधन पारित किया, जिसके चलते शराब के निर्माण और विक्रय पर और इसके यातायात और बाहर से अमेरिका में लाने पर हर तरह के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रगतिवादी राजनीति में सुधार लाना चाहते थे। सरकार में नगर शासन के कुछ मालिक थे जो छल बल से मतदाताओं को प्रभावित करते थे। प्रगतिवादियों का विश्वास था कि मतदाताओं को नगर शासन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। सर्वप्रथम नगर शासन मालिकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा गया। मालिकों की शक्ति कम करने के लिए कानून बनाए गए। आर्थिक प्रतिबंध द्वारा व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया गया। रेल मार्ग तथा अन्य निगमों के विशेषाधिकार पर प्रहार किया गया। राज्य रेल मार्ग आयोग के अधिकारी में वृद्धि की गई। अब सार्वजनिक अधिकारी रेल मार्ग के लिए पास पत्र नहीं दे सकते थे। औद्योगिक दुर्घटनाओं की स्थिति में मजदूरों को क्षतिपूर्ति देने का प्रबंध किया गया। तो दोस्तों, इन प्रगतिवादी आंदोलनकारियों ने
राजनीति में भी सुधार लाने के प्रयास किए, क्योंकि सरकार के कुछ नगर शासन के मालिक होते थे जो छल बल से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इसलिए ये प्रगतिवादी चाहते थे कि जो मतदाता हैं उनको भी नगर शासन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। इसलिए नगर शासन के मालिकों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया। उनकी शक्ति कम करने के लिए कानून बनाए गए। आर्थिक प्रतिबंध द्वारा व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया गया और जो रेल मार्ग तथा अन्य निगमों के विशेषाधिकार थे उसको भी प्रतिबंधित किया गया। और किसी औद्योगिक दुर्घटना में मजदूर को कोई नुकसान होता था तो उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रबंध किया गया। प्रगतिवादी आंदोलन के फलस्वरूप अमेरिकी राजनीति, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। आंदोलन में आम नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष किया गया तथा महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए राजनीति में उन्हें जागरूक किया गया। विशेषाधिकार की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि आम जनता का राजनीति में प्रवेश करना आसान हो गया। नए नए कानूनों का निर्माण करवाया गया, जिससे मजदूरों, महिलाओं तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।